जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। इस टॉपिक से विगत वर्षों की परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना का सार हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा कहा है, तो ये कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा कहते हैं। दूसरा है, प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है, ये कहा है के.एम. मुंशी या कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, ये कहा है एन.ए. पालकीवाला ने। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये कहा है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, ये कहा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने। यदि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, ये कहा है सुभाष कश्यप जी ने। प्रस्तावना संविधान का सार व आईना है। प्रस्तावना में हमें संविधान की झलक दिखाई देती है, इसी कारण इसको संविधान का आईना या सार कहा जाता है। संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को प्रस्तावना को स्वीकार किया। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण वाद या केस। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद या केस हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला वाद या पहला केस है बेरूबारी यूनियन वाद। ये आया था 1960 में सामने। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग यानी कि भाग नहीं है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। 1960 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी यूनियन वाद में निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है और अंग या भाग नहीं होने के कारण इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसके कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जो है निर्णय दिया, लेकिन मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ बैठी थी। इसमें कुल 13 जज थे। मामले का निर्णय 7-6 के बहुमत से हुआ और यह मामला क्या था? यह 1200 साल पुराने इडनीर मठ की संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित विवाद था। इस मामले में कुल 68 दिनों तक सुनवाई चली और इस मामले में जो केशवानंद भारती जी थे, उनके जो वकील थे वो थे एन.ए. पालकीवाला। तो ये दो महत्वपूर्ण वाद हो गए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण वाद था LIC ऑफ इंडिया वाद 1995।
इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। तो इस तरह से प्रस्तावना से संबंधित 3 महत्वपूर्ण वाद है। पहला बेरूबारी वाद है जो 1960 में सामने आया और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा वाद आया महत्वपूर्ण 1973 में, जिसका नाम था केशवानंद भारती वाद, और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया और कहा संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा और एक महत्वपूर्ण वाद था LIC ऑफ इंडिया वाद। इस वाद में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। तो ये 3 महत्वपूर्ण वाद है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे प्रस्तावना का आधार और इतिहास। प्रस्तावना का आधार क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है? तो विचार, प्रस्तावना का जो विचार है ये USA के संविधान से प्रेरित है। इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। और इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता। प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि संविधान की शक्ति का मुख्य स्रोत भारत की जनता है, यानी कि जो शक्ति है संविधान के तहत वो जनता में निहित है। भारत का स्वरूप, नेचर ऑफ स्टेट, जो भारत है वो प्रस्तावना के अनुसार कैसा है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। भारत जो है प्रस्तावना के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और एक गणराज्य है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्तंभ। प्रस्तावना में जो स्तंभ दिए गए हैं एक एक करके हम सभी स्तंभों को यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हम भारत के लोग। इसका क्या अर्थ है? संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। जनता ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, यानी कि सारी शक्ति जनता में निहित है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, यानी कि भारत में सबसे ऊपर संविधान है, जिसे भारत के लोगों यानी कि जनता से शक्ति प्राप्त होती है। यह हम भारत के लोग जो है इसका अर्थ है। दूसरा है संप्रभु या संप्रभुता, सॉवरेनिटी। इसका अर्थ है स्वयं का प्रभु। कोई भी देश जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो उसे संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है, यानी कि देश के आंतरिक या बाहरी मामलों को लेने की पावर जिसके पास होती है उसे संप्रभु या सॉवरेन कंट्री कहा जाता है। संप्रभुता 3 प्रकार की होती है। पहली है वास्तविक संप्रभुता, जनता में निवास करती है। दूसरी है कानूनी संप्रभुता, यह संविधान में निवास करती है। और तीसरी है नाम मात्र की संप्रभुता, यह राष्ट्रपति में निवास करती है। अगला है समाजवादी या सोशलिस्ट। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। सामान्य समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है, यानी कि जो समाजवादी व्यवस्था होती है उसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में यह नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। हमारे यहाँ पे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के गुण दिखाई देते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है और हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला जुला रूप है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव अधिक है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करती है और देश के संसाधनों पर सभी का समान अधिकार हो। इसके लक्षण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि DPSP में मौजूद है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है इसके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? तो DPSP में दिखाई देते हैं।
अगला है पंथ निरपेक्ष। इसका क्या अर्थ है? भारत में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का अर्थ है भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है। भारत सरकार सभी धर्मों को समान सम्मान देती है और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती। यानी कि हमारे देश में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अनुच्छेद 25 से 28 तक यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल करता है। यानी कि हमारे देश में संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। धर्म का अर्थ क्या है? यह नियमों का एक समुच्चय है जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन के आदर्शों के लिए धारण करता है। धर्म जो है यह नियमों का एक समुच्चय है और व्यक्ति अपने जीवन के आदर्शों के लिए इसे अपनाता है या धारण करता है। अगला है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमो, जिसका अर्थ होता है जनता, और दूसरा है क्रेटिया, इसका अर्थ होता है शासन, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन, और इसकी एक प्रसिद्ध परिभाषा जो है ये दी है अब्राहम लिंकन ने। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। भारत का स्वरूप, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है? जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, यानी कि हम विधायक और सांसद चुनते हैं और वो हमारे माध्यम से जो है शासन चलाते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार के हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां जनता सीधे जो है भाग लेती है लोकतंत्र में, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ जनता सीधे भाग नहीं लेती, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते। अगला है गणराज्य, रिपब्लिक। इसका क्या अर्थ है? जिस देश या राष्ट्र का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे गणराज्य कहते हैं। यह देश का सर्वोच्च नागरिक वंशानुगत नहीं होता। गणराज्य क्या है? जिस देश या राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे गणराज्य कहते हैं। यहाँ देश का सर्वोच्च नागरिक वंशानुगत नहीं चुना जाता। इसका हम उदाहरण समझेंगे भारत और ब्रिटेन से। यहाँ ब्रिटेन का उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ सरकार का प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, इसलिए यह एक लोकतंत्र है। हमारे देश में भी लोकतंत्र है, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी वंशानुगत होता है, इसलिए ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं बल्कि एक राजतंत्र है। यानी कि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक राजतंत्र है। अब हम देखते हैं भारत का उदाहरण। भारत, यहाँ का राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख, प्रधानमंत्री दोनों ही निर्वाचित होते हैं, अतः भारत लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है। ठीक है, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जहां जनता के द्वारा सरकार चुनी जाए उसे लोकतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र क्या है? तो जिस देश का सर्वोच्च नागरिक या राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो उसे गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। भारत में सरकार भी जनता के द्वारा चुनी जाती है और राष्ट्र के प्रमुख या राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है। अगला है न्याय या जस्टिस। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सिद्धांत 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। यानी कि हमारे संविधान में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और इन्हें 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, अपनाया गया है। इसमें पहला है सामाजिक न्याय। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार किया जाए। यानी कि हमारे देश में सामाजिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसमें SC, ST, OBC और महिलाओं की स्थिति में सुधार पर जोर दिया गया है। राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि समाज में गैर बराबरी
ना हो और कमजोर वर्गों को विशेष रियायतें दी जाएं ताकि वे बराबरी पर आ सकें। दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? इसका अर्थ है कि आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव या असमानता ना हो और संसाधनों पर सभी का समान अधिकार या नियंत्रण हो, इसे आर्थिक न्याय कहा जाता है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं या प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 326 के तहत चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है। राजनीतिक न्याय क्या है? हमें चुनाव लड़ने का अधिकार और वोट डालने का जो अधिकार मिला है उसी को राजनीतिक न्याय कहा जाता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। अगला है स्वतंत्रता या लिबर्टी। स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, यानी कि किसी प्रकार के बंधनों का ना होना ही स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में 2 स्तरों पर स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला प्रस्तावना में और दूसरा अनुच्छेद 19 में। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है और अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पहले 7 थी, अब 6 है। इसके बाद है समता। इसका अर्थ है विभेदों का अंत, यानी किसी प्रकार का भेद ना हो, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना ही समता या समानता है। समता के 2 प्रकार हैं, एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। अगला है बंधुत्व। इसका अर्थ है भाईचारे की भावना, यानी कि सब मिलजुल कर रहे हैं, इसी को बंधुत्व कहा जाता है। अगला है एकता। देश के लोगों के मध्य सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लगाव को एकता कहा जाता है। और अंतिम है अखंडता। देश के भौगोलिक जुड़ाव को अखंडता कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया और ये संशोधन जो है ये 1976 में हुआ है। तो इसको देख लेते हैं क्या है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।